वेलकम बैक टू योर चैनल त्रिपिटक। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं आर्ट एंड कल्चर यानी कला एवं संस्कृति, जो कि बीपीएससी, यूपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। और इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है हम वो हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी हड़प्पा की सभ्यता के समय किस तरीके का आर्ट था उसके बारे में पढ़ेंगे। इसको जानने से पहले हम लोग एक बात को जानेंगे कि आखिर हड़प्पा सभ्यता का विकास कब हुआ। तो ये 4700 साल पहले हुआ। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा। देखिए, सबसे पहली बार जो आज से लगभग 80 साल पहले एक खुदाई में हम लोगों को एक शहर मिला, या एक कह लीजिए कस्बा, गांव टाइप का, गांव शहर के बीच का ले लीजिए। ठीक है। और ये कहाँ मिला? तो ये मिला है हम लोगों को पाकिस्तान के जो है प्रांत में। अब पाकिस्तान में रावी नदी बहती है, तो उसी रावी नदी के बाएं साइड पे एक ठो गांव मिला, या कह लीजिए छोटा कस्बा मिला, जिसका नाम था हड़प्पा। जब हम इसके बारे में जाने और यहाँ का जो लक्षण देखे, लक्षण मतलब समझते हैं, जैसे कैसा यहाँ का घर है, किस तरीके का यहाँ का जो है नाली है, किस तरीके का यहाँ का सड़क है, सब देख लिए। उसके बाद हम लोगों को और भी कई सारा अगल बगल में जो है शहर वगैरह, गांव वगैरह मिला। तो उन सब का जो लक्षण था वो इस हड़प्पा से मैच करता था, कहीं ना कहीं, मतलब 19-20 मैच करता ही था। इसी कारण से हम इस पूरे के पूरे गांव को एक साथ कलेक्टिवली क्या कह दिए कि ये सारे के सारे गांव एक ही सभ्यता से बिलोंग करते हैं। और हमने उस सभ्यता का नाम क्या दिया? तो हमने चूंकि सबसे पहली बार जिस गांव को ढूंढा था या जिस शहर को ढूंढा था, जो कि सबसे पहला बार मिला था, वो था हड़प्पा। तो हम पूरे के पूरे सभ्यता का नाम क्या दे दिए? हड़प्पन सभ्यता। पहली बात क्लियर है अगर? तो हम लोग आगे बढ़ेंगे अब। ठीक है। देखिए, बात को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कारण ये है कि अभी फेस कैमरा हम यूज़ नहीं कर रहे हैं और ना ही हम बोर्ड पे बता रहे हैं। ठीक है। तो आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है, क्योंकि अगर कोई बोर्ड पे बताता है तो थोड़ा ज़्यादा ध्यान रहता है, अदरवाइज़ ध्यान इधर उधर होते रहता है। तो ध्यान से देखिएगा। इसमें आपको ये जो है विजन का नोट्स है, उसके साथ साथ हम लोग थोड़ा बहुत एनसीईआरटी को भी इसमें इंक्लूड करेंगे। ठीक है। तो अब देखते हैं कि आखिर इस सभ्यता का नाम, जो कि आज से 4700 साल पहले शुरू हुई, उसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा। तो इसका कारण ये है, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये सिंधु नदी तथा घग्घर हाकरा नदी की घाटियों में विकसित हुई थी। समझ में आया? आखिर इस सभ्यता का नाम क्यों पड़ा सिंधु नदी सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता? घाटी मतलब होता है, जैसे ये नदी है तो इसके चारों इधर, इसके इधर, इन सब जगहों पे अगर कोई गांव नगर बसा है तो वो वही है। जैसे अगर हम लोग बिहारी हैं तो हम पटना की अगर बात करें तो पटना साइड को हम क्या कहेंगे कि गंगा घाटी की सभ्यता, या गंगा घाटी में ये है। ठीक है। तो ऐसा हम कह सकते हैं, यानी गंगा के मैदान में है, ये भी कह सकते हैं। क्लियर है? तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है। देखिएगा, तो कह रहा है कि घग्घर घाघरा तो हमारे पास है, मतलब वो पाकिस्तान साइड में नहीं है, इंडिया में है वो। तो घग्घर हाकरा नदी की घाटियों में विकसित हुई है ये जो सभ्यता है, ये सिंधु नदी में तथा घग्घर हाकरा नदी की घाटियों में विकसित हुई थी। ठीक है। तो पहला बात तो ये हो गया। तो दोनों ही बातें क्या क्लियर हैं कि इसका नाम हड़प्पन सभ्यता क्यों है, या इसका नाम इंडस वैली की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों है। क्लियर है अगर? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, आज जिस चीज़ पे हम लोगों को फोकस करना है आर्ट एंड कल्चर के, वो है टाउन प्लानिंग। हड़प्पा को नगरीय सभ्यता कहा गया है। हड़प्पा को क्या कहा गया है? अगर आप यहाँ वाला टॉपिक देखें कि कांस्य युगीन नगरीय सभ्यता, तो इस पे भी दो बात हम लोग कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हड़प्पा का नाम दिया गया कांस्य युगीन। ये क्या होता है? तो अगर आप देखें तो पुराना ज़माना जो आदि मानव काल था, हम उसे प्रस्तर युग कहते हैं। पैलियोलिथिक पीरियड, मिजोलिथिक पीरियड, इस तरीके से नाम देते हैं। यानी उस समय जो भी मेन जो टूल्स थे, टूल्स कैसे होते हैं? औजार। टूल्स, औजार, औजार कई तरीके का होता है। अगर आप किसी को मारने के लिए कोई औजार यूज करते हैं तो फिर वो औजार हथियार के नाम से जाना जाता है, जिसे हम वेपन कहते हैं। बड़े ध्यान से देखिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा इसको। अगर हम किसी चीज़ को, कोई भी चीज़, देखिए मशीन समझ लीजिए, टूल का मतलब मशीन, यंत्र। ठीक है। औजार, अगर हम किसी टूल का यूज
किसी को मारने के लिए, जान से मार देने के लिए या हर्ट करने के लिए यूज करते हैं तो वो हथियार है, वो वेपन है, चाकू ही है। एग्जाम्पल हम देंगे, देखिएगा फिर। उसके बाद फिर क्या है, अगर हम किसी चीज़ का यूज कर रहे हैं सलाद काटने के लिए, कुछ काम करने के लिए, तो फिर वो नॉर्मली क्या है, टूल है। ठीक है, तो वो फिर वो क्या है, नॉर्मली टूल है। ठीक है, बट अदरवाइज अगर हम उसी को मारने के लिए यूज कर रहे हैं, हर्ट करने के लिए यूज कर रहे हैं तो वो हथियार है। ठीक है, जैसे चाकू है, उसको हम सेब काटने के लिए यूज कर रहे हैं, तो सेब काटने के लिए यूज करेंगे तब तो बहुत बढ़िया बात है। मगर उसी चाकू को अगर हम किसी का मर्डर करने के लिए यूज कर ले तो फिर वो क्या है, फिर वो टूल नहीं कहलाएगा, वो वेपन कहलाएगा, वो हथियार कहलाएगा। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ें अगर हम प्रस्तर युग की बात करें, पाषाण काल की बात करें, तो पाषाण काल में चाहे जान मारने के लिए हो और चाहे पपीता छीलने के लिए हो, दोनों ही चीज़ के लिए पत्थर के ही औजारों का यूज किया जाता था। ठीक है, दोनों ही चीज़ों के लिए किसका यूज किया जाता था, पत्थर, स्टोन का ही यूज जो है किया जाता था। मगर वही अगर हम बात करें आपके किसके बारे में, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में कांस्ययुगीन सभ्यता थी। अच्छा, एक बात बताइए, क्या केवल और केवल कांस्य का ही यूज होता होगा, है ना? कांस्य क्या है पहले तो वो जानना जरूरी है। एलॉय है एक, माने एक मिश्र धातु है। कांस्य क्या है, एक मिश्र धातु है। अब ये मिश्र धातु किस तरीके का चीज़ है, तो देखिए, जब हम दो धातुओं को आपस में मिला करके एक नया धातु बना देते हैं, ठीक है, और वो जो होता है ना, वो उससे सस्ता होता है और मगर बहुत ही मजबूत होता है। एलॉय की खासियत क्या है, मिश्र धातु की खासियत क्या है, कि हम दो धातु लेते हैं। अब जरूरी नहीं है कि दो ही होना चाहिए, मिक्सचर तो कितने ही धातु का बना सकते हैं, तो कई सारे धातुओं को मिला देते हैं हम लोग, और मिला करके एक बढ़िया सा धातु बनाते हैं जो कि थोड़ा सस्ता भी पड़ता है और मजबूत भी होता है। ठीक है, यही बात होता है। तो अगर हम कांस्य की बात करें तो कांस्य जो है, ब्रॉन्ज जिसको इंग्लिश में कहते हैं, तो ब्रॉन्ज जो है आपका, ये ब्रॉन्ज, इसमें कितनी धातुओं को मिलाया गया है, तो दो धातुओं को केवल मिलाया गया है। एक है आपका कॉपर और दूसरा है आपका टीन। तो कॉपर मतलब तांबा और टीन का मतलब तो टीन ही होता है। ठीक है, तो ये कॉपर, ये जो हड़प्पा के लोग थे, ये कहाँ से लाए, ये लाए थे खत्री से। खत्री कहाँ है, राजस्थान, खेतड़ी राजस्थान। टीन कहाँ से लाते थे, तो ये लाए थे अफगानिस्तान से। क्या क्लियर है यहाँ पे, टीन अफगानिस्तान से लाए थे। और ये दोनों को जो है ये लोग पिघला देते थे गरम करके, जैसे होता है ना, बड़ा सा कड़ाहा में गरम कर दिए और उसके बाद उसको, वो पिघल जाएगा, कॉपर भी और टीन भी, और उसके बाद उसका क्या करते थे, घोल को ये लोग फेंट करके और कांस्य बनाते थे, ब्रॉन्ज बनाते थे। ठीक है, मगर एक प्रश्न आता है, प्रश्न ये है कि हमने कहा कि टूल, नॉर्मल टूल्स है ना, जो कि हम लोग एज अ नॉर्मल मशीन के तौर पर यूज कर लिए अपने काम को आसान करने के लिए, या फिर उसी का यूज हम लोग किसी का मर्डर करने के लिए कर दिए, कुछ जानवर वानवर मारने के लिए या इंसान को भी मारने के लिए, जो भी किए, इंसान का सर फाड़ने के लिए किए, तो ये दोनों ही चीज़ क्या केवल और केवल कांस्य से ही बनाए जाते थे? हड़प्पा सभ्यता में उसको कांस्य युगीन कहा गया है, तो क्या केवल और केवल कांस्य से ही बनाया जाता था, जितना भी चीज़ बनता था वो? क्या ऐसा पॉसिबल है? तो इसका एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, अगर हम पाषाण काल की बात करें। ठीक है, ये सारा आपके एनसीईआरटी क्लास 6 में भी जो है दिया हुआ है। पाषाण काल की अगर हम बात करें तो उसमें क्या क्या यूज होता था, तो हमने कहा कि उसमें पत्थर का औजार यूज होता था। ठीक है, लकड़ी का औजार यूज होता था, है ना, वुड का। इसके अलावा अगर हम बात करें तो क्या हड्डी का औजार नहीं यूज होता था, बोन का, और वो एंटीलोप का जो, या हिरन जो होता था, तो हिरन का सींग का भी यूज होता था। ठीक है, हिरन के सींग से हम लोग कुछ कुछ औजार बनाते थे, तो बोन का भी यूज होता था, है ना। पाषाण काल की बात कर रहे हैं हम, तो पाषाण काल में तो बाबू ऐसे पत्थर यूज होना चाहिए था, है ना, केवल और केवल पत्थर, है ना। बट वहाँ पे तो पत्थर भी यूज होता था, और उसके साथ साथ हम लोग देखते थे कि पत्थर के अलावा क्या यूज होता था, तो बोन भी यूज होता था, लकड़ी भी यूज होता था। और ये कहाँ दिया हुआ है कि पाषाण काल में ये सब यूज होता था, तो ये एनसीईआरटी क्लास 6 में दिया हुआ है। क्लियर है। मगर जिस बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो फिर पाषाण काल नाम क्यों पड़ा, जब यूज होता था टूल के तौर पर लकड़ी भी, हड्डी भी और पत्थर भी, तो नाम हड्डी काल पड़ना चाहिए था या लकड़ी काल पड़ना चाहिए था, है ना, काठ काल पड़ जाता। पाषाण काल नाम क्यों पड़ा, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा उस समय जो भी सामान बना ना,
सामान कई सारे बने और जो सामान जितने भी बने ना उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में किससे बनाया गया? पत्थर का बनाया गया। ठीक है, पाषाण काल में बहुत सारा सामान बना और बहुत सारी चीज़ों से भी बना, बट जो ज़्यादातर सामान किसके बने हुए थे? वो पत्थर के बने हुए थे। इसी कारण से हम लोग उस एज को, उस समय को पाषाण काल का नाम दिए। जैसे अगर आज की हम बात करें तो इस एज को डिजिटल एज कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि हर चीज़ ही डिजिटल सामान से जुड़ गया है, डिजिटलाइज्ड हो चुका है। ठीक है, क्या अब ऑफलाइन कुछ नहीं बचा? ऐसा थोड़ी है, ऑफलाइन भी बहुत सारा चीज़ है ना, मगर ऑनलाइन सब चीज़ जुड़ता चला जा रहा है। तो इस वजह से जो है आज का एज डिजिटल एज के नाम से जाना जा रहा है। क्लियर है? तो ये आपका क्लियर है कि इसका नाम कांस्ययुगीन सभ्यता थी। पहला बात क्लियर है। और कांस्ययुगीन का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि केवल कांसा का ही सामान मिल रहा है, केवल ब्रॉन्ज का ही सामान मिल रहा है, नहीं। वहाँ पे आपको पत्थर का भी मिलेगा, तांबा का भी देखने को मिलेगा और नीचे आप देखेंगे भी। ठीक है, हर तरीके का स्टीयाटाइट का देखने को मिलेगा, फियोन्स देखने को मिलेगा, कई सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, मगर जो ज़्यादा फेमस था या ज़्यादा यूनिक था और ज़्यादातर यूज होता था वो कांस्य था। ठीक है, इसीलिए इस सभ्यता का नाम क्या पड़ा? कांस्ययुगीन सभ्यता। तो ये बात भी आपका क्लियर है। अब हम लोग जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वो है नगरीय सभ्यता। अगर हम नगरीय सभ्यता की बात करें तो इस सभ्यता का नाम नगरीय क्यों पड़ा? है ना, ये भी क्वेश्चन बनता है कि आखिर इस सभ्यता का नाम नगरीय सभ्यता क्यों था। तो देखिए, आप किसी को गांव, एकदम देखिए इस पे किसी को भी बुरा मानने का ज़रूरत नहीं है, हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। या आप किसी इंसान को गंवार, सीधा सीधा समझिए, हम लोग किसी इंसान को गंवार कह देते हैं, है ना। कैसे कह देते हैं? जैसे आप किसी के बारे में जानते तक नहीं है, कोई रोड पे जा रहा है और आप उसको सीधे क्या कह दिए? अरे ये गंवार टाइप इंसान है। ऐसा आप कैसे कह देते हैं? कुछ तो देख के कहते होंगे ना। तो हम लोग देखते हैं कि क्या वो अच्छे से साफ़ सफाई मेंटेन कर रहा है या नहीं, ये देखते हैं। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि भाई साफ़ सुथरा है तो ठीक है, कपड़ा कहीं कैसा पहना है, और उसके बाद देखते हैं दाढ़ी मूँछ सही से बनाए हुए है कि नहीं, और फिर हम लोग देखते हैं बाल सही से झाड़े हुए हैं कि नहीं। कई सारा चीज़ देखते हैं, एकदम प्रॉपर बैठ रहा है, उठ रहा है, नहीं बैठ रहा है, कैसे खा रहा है। और अगर कोई ढंग से नहीं खा रहा है ना, और अच्छे से कपड़ा नहीं पहना है, अच्छे से नहीं बैठ रहा है ना, और हो सकता है कि वो 98% लाया हो अपने 12th में, है ना, या बहुत बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, पढ़ा लिखा इंसान हो, बट उसका अगर लक्षण सही नहीं रहेगा ना, मतलब सुव्यवस्थित ढंग से, है ना, मतलब सिस्टमाइज्ड वे में अगर वो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, उसका जो रिप्रेजेंटेशन है अगर वो थोड़ा सिस्टमाइज्ड नहीं रहेगा, सुव्यवस्थित नहीं दिखेगा वो खुद ऊपर से, तो हम लोग सीधे सीधे कहते हैं कि ये अच्छा इंसान नहीं है, ये गंवार इंसान है ना, गाँव का होगा। समझ में आ गया होगा इसी से। ठीक है, जैसे गांव के लोग ना अपना कोई टाइम फिक्स नहीं करते हैं, वो अपना गो विद द फ्लो चल रहे होते हैं। बट शहरों में दिखावा ज़्यादा है। शहरों में क्या है कि अंदर से जो भी हो, बट बाहर से दिखावा बहुत ज़्यादा है ना, कि बहुत हम अच्छे से रहते हैं, हम बहुत सभ्य हैं, हर चीज़ एकदम सजा करके रखेंगे। तो ये चीज़ है। और जबकि गांव के लोग थोड़े मतलब उतना ज़्यादा इस शो ऑफ में नहीं रहते हैं, तो इस वजह से उन लोगों को क्या कहा जाता है, वो उतने दिखावटी सुव्यवस्था नहीं दिखाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो हम नगरीय उसको कहते हैं ना जहाँ का सभ्यता, हम नगरीय सभ्यता इस वाले कंटेक्स्ट से हम लोग समझेंगे कि जैसे किसी इंसान को देख के हम उसको शिक्षित या अशिक्षित कैसे कह दे रहे हैं, गंवार या पढ़ा लिखा कि बहुत सभ्य है या गंवार है, हम कैसे कह दे रहे हैं? जब हम देख रहे हैं कि वो सिस्टमाइज्ड वे में है, बढ़िया कपड़ा पहने हुए है, अच्छे से खा रहा है, अच्छे से बात कर रहा है, बैठ रहा है, उठ रहा है, तो हम उसको अच्छा कह रहे हैं कि सभ्य है ना, लगता है शहर का है, बड़े घर का है। जबकि अगर वही वो अच्छे से नहीं है, भले ही वो कितना भी अच्छे घर का हो, कि कहीं पढ़ा लिखा हो, बढ़िया पढ़ा लिखा हो, बट उसको कहेगा लोग क्या गजीब पागल टाइप है, गंवार जैसा रहता है ना। तो ये हिसाब किताब है। सिमिलरली हम किसी सभ्यता को भी नगरीय तभी कहते हैं जब वो सभ्यता सुव्यवस्थित हो। मतलब वहाँ का घर सुव्यवस्थित हो, वहाँ की सड़कें सुव्यवस्थित हों, है ना, एक जैसी हो, मतलब एक नियोजन हो, मतलब एक प्लान्ड वे में सब चीज़ चल रहा हो। ठीक है, जैसे शहर में सब चीज़ प्लान्ड वे में होता है, गांव में कुछ भी प्लान्ड वे में नहीं होता है। शहर का रोड प्लान्ड एकदम रहता है कि ऐसा ही रहेगा। गांव में पक्की सड़क तो छोड़िए, कच्ची सड़क से ऐसा पगडंडी जैसा निकल जाता है ना। अब तो गाँव बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है, बट पहले की अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही
कैसा था, लो क्लास टाइप का होता था गांव का, कोई भी व्यवस्था कुछ था ही नहीं, व्यवस्था पूरा चरमराया हुआ रहता था। ठीक है, तो कुल मिला जुला करके बात यह है कि क्या आपको नगरीय हम किसको कहेंगे वो समझ में आया है। किसी भी सभ्यता में देखिएगा, नगरीय हम उसी सभ्यता को कह सकते हैं जहाँ पर, जिस सभ्यता में वहाँ का घर, वहाँ की सड़कें, वहाँ के लोग, वहाँ का जो भी चीज़ है, ठीक है, वो सब सुव्यवस्थित हो, वहाँ की संस्कृति ही सुव्यवस्थित हो, है ना, तो हम ऐसी सभ्यता को क्या कह सकते हैं, नगरीय सभ्यता कह सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर है। तो अभी तक हम लोग सिर्फ 2-3 बात को समझे हैं कि काशीयुगीन क्यों कह रहे हैं, नगरीय क्यों कह रहे हैं, ये सब। अब बात करते हैं कि ये जो हड़प्पा सभ्यता है, ये जो हड़प्पा सभ्यता है, आखिर ये कितना मतलब वो है, इसके साथ साथ और कौन कौन से लोग थे। तो एक तो आपके मेसोपोटामिया वाले थे और दूसरा मिस्र वाले थे। मतलब जिस समय हम लोग नगर नगर खेल रहे थे, जिस समय हमारे यहाँ एक सिविलाइजेशन इस्टेब्लिश हो चुका था, उस समय क्या पूरे विश्व में और भी कहीं सिविलाइजेशन था क्या? तो हाँ था, एक तो मिस्र में था और दूसरा मेसोपोटामिया में था। मगर आपको पता है ये दोनों ही सभ्यताएं हड़प्पा के सामने फीकी थी। हड़प्पा बहुत ही डेवलप्ड, बहुत ही एडवांस्ड टाइप का सिविलाइजेशन था। यहाँ पे मिस्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो नगर थे, जो भवनें हुआ करती थी, तो वो कच्ची ईंटों की बनी होती थी। ऐसे ही धूप में सुखा सुखा के कच्ची ईंट को उसी का बनाया जाता था। जबकि अगर हम बात करें हड़प्पा की, तो वहाँ पे पक्की ईंटों का सारा मकान था और यहाँ तक कि सड़कें भी पक्की ईंटों की बनी होती थी ज़्यादातर, एक आध एग्जाम्पल एक्सेप्शन को छोड़ करके। जैसे बनवाली जो है हरियाणा का, वहाँ का सड़क अच्छा नहीं था, वहाँ का जो सड़क था वो अच्छा नहीं था, वो अजीब सा था, थोड़ा सा टूटा फूटा सा अजीब सा सड़क था। बट अदरवाइज ज़्यादातर जो सड़कें थीं वो पक्की ईंटों की ही बनी होती थी। कहाँ पे? तो आपके हड़प्पा में। मगर मिस्र में वहाँ का तो भवन भी कच्ची ईंटों का बना होता था, बस ऐसे ही धूप में सूखा सूखा करके। और मेसोपोटामिया में यूज हुआ है पक्की ईंटों का, बट हर जगह पे नहीं यूज हुआ है। तो कुल मिला जुला करके ये प्राचीनतम 3 सभ्यताओं में जो सबसे बेस्ट सभ्यता थी वो हमारे भारत की, या कह लीजिए कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, भारतीय उपमहाद्वीप की सभ्यता थी, जिसका कुछ हिस्सा, ज़्यादातर हिस्सा जो है वो पाकिस्तान क्षेत्र में चला गया है और कुछ हिस्सा हमारे पास भी है। अब बात करते हैं हम लोग आगे। तो हमने कहा कि इसका नाम आईवीसी क्यों पड़ा था, क्योंकि एक जैसा लक्षण वाला जितना भी गांव था ना, वो सब सिंधु घाटी के ही आसपास दिखाई दिया था और घग्घर हाकरा नदी के आसपास, तो इसीलिए इसका नाम सिंधु घाटी की सभ्यता पड़ गया। क्लियर है? अब हम चलते हैं। अच्छा, अब एक और प्रश्न आता है कि भाई घग्घर हाकरा नदी के भी पास था। हम कह रहे हैं कि घग्घर हाकरा नदी के भी पास था और सिंधु नदी के भी पास था, तो नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा, घग्घर हाकरा सभ्यता नाम पड़ता। तो इस बात को जान जाइए कि कभी भी किसी भी चीज़ में नाम उसी का पड़ता है जो सबसे बड़ा होता है। तो अगर हम बात करें कि घग्घर हाकरा नदी बड़ी है या सिंधु नदी बड़ी है, तो ये दो सभी लोग जानते हैं कि इस नदी से बहुत ज़्यादा बड़ी है सिंधु नदी, है ना, तो इसीलिए इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी की सभ्यता पड़ा। क्लियर है? अब चलिए हम लोग थोड़ा आगे देखते हैं। तो कह रहा है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके 2 प्रमुख स्थल हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा कहाँ है? तो हम बताए हैं कि रावी के ये बाएं किनारे पर है और मोहनजोदड़ो जो है वो दाहिना किनारे पर है। किसके? सिंधु के। और ये दोनों ही पाकिस्तान में पड़ते हैं। अब बात करते हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा इस सभ्यता के अन्य स्थलों की खुदाई से यह पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता अत्यंत विकसित नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, ये सब तो हम लोग देख लिए हैं, मगर अब जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो ये देखने जा रहे हैं कि आखिर ये सभ्यता विकसित कैसे हुई। हम कह रहे हैं ये नगरीय थी, ठीक है, सब चीज़ ठीक है, बट ये विकसित कैसे हुई, ये नगरीय कैसे हुई, ये इतना ज़्यादा सुव्यवस्थित कैसे हुई? तो इसका कारण क्या हो सकता है? यहाँ के जो लोग थे उसमें निर्माण कौशल, वहाँ उन लोगों में जो है निर्माण कौशल बहुत ज़्यादा था। अब ये निर्माण कौशल क्या होता है? यानी यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा क्या थे? स्किल्ड थे। जो यहाँ के मजदूर थे वो बहुत ही ज़्यादा कुशल थे, उनको सब चीज़ करना आता था, वे बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हुआ करते थे यहाँ के लोग, और इसी कारण से ये सभ्यता विकसित हो सकी, ये सभ्यता नगरीय हो सकी। आपको पता है यहाँ के लोग, हड़प्पा सभ्यता के लोग जितना ज़्यादा साफ सफाई पे ध्यान दिए हैं, है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन सभ्यता के लोग जितना ज़्यादा साफ सफाई पे ध्यान दिए है ना, उतना ज़्यादा ध्यान पुराने ज़माने में, तो क्या आज के भी ज़माने में ज़्यादातर गाँवों में नहीं देखने को मिलता है। यहाँ तक कि शहरों में भी, कई सारे शहरों में भी गंदगी है।
ठीक है, उतने अच्छे से नाली का सब व्यवस्था नहीं है, उतने अच्छे से जो है सड़कें नहीं बनाई गई हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब चलते हैं आगे। यहाँ पे आपको हड़प्पा के कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में बता रहा है, तो जो कि हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखिए, ऐसे तो मोहनजोदड़ो के बारे में सभी लोग जानते हैं, लोथल के बारे में गुजरात में सभी लोग जानते हैं, है ना, कि गुजरात का एक लोथल है। बट जो नहीं जानते हैं हम उसके बारे में देखेंगे। एक सेकेंड रुक जाइएगा। ऐसे तो हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि लोथल के बारे में भी सभी लोग जानते हैं। और जो देखिए ध्यान से, राखीगढ़ी हरियाणा में है। अच्छा, ये सब नाम इम्पॉर्टेंट है, ये बात जान जाइए, क्योंकि कहीं भी किसी भी एग्जाम में, यहाँ तक कि बीपीएससी भी पागल हो चुका है अब, वो कुछ भी पूछ सकता है। जैसा हम देखें 69th बीपीएससी का क्वेश्चन, तो वो काफ़ी पैटर्न चेंज हो चुका है, नाम मैच करने के लिए दे देगा, ठीक है। देखिए, कालीबंगा के बारे में भी हम लोग जानते हैं कि राजस्थान में है। एक नया नाम हमको मिला, हो सकता है आप लोग को पता हो, बट ये हमको नहीं पता था, बलथल। बालाथल जो है वो राजस्थान में ही है, ठीक है। बालाथल एक बालाथल लोथल की बहन है, ये ऐसे ही हम याद कराने के लिए बोल रहे हैं। तो बालाथल ये भी एक इंडस वैली सिविलाइजेशन की ही सभ्यता माने सिटी है, ठीक है, जो कि राजस्थान में है। क्लियर है? चलिए आगे समझते हैं। अब हम लोग देखते हैं एक और चीज़, नगर नियोजन की बात करते हैं। टाउन प्लानिंग पे ही हम लोगों को बात करना था, और टाउन प्लानिंग पे हम आ चुके हैं। और अब हम लोग देखते हैं, देखिएगा, कह रहे हैं हम कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो एक परिष्कृत सभ्यता है। परिष्कृत क्या होता है? मतलब रिफाइंड है। रिफाइंड मतलब सुंदर तरीके से सजाया संवारा हुआ, ठीक है। वो नगर ऐसा ही नहीं था कि बस ऐसे ही बस नगर बसा दिए हैं। कई सारे, जैसे अभी आप बनारस को देख लीजिए, तो अगर कोई बनारस के इंसान हो तो उनको बुरा नहीं लगना चाहिए, बट अगर हम लोग बनारस को देखें तो वो गांव टाइप का ज़्यादा है, वो शहर कम है ना। मतलब वहाँ पे उतना ज़्यादा एडवांस तरीके से नहीं है, गली वली अच्छे से नहीं बना हुआ है, भीड़ वगैरह ज़्यादा हो जाता है, छोटी छोटी सड़कें हैं, गलियाँ हैं, ठीक है। तो इस वजह से तो वैसा नहीं था हड़प्पा सभ्यता, वो परिष्कृत था। मतलब एकदम बढ़िया से उसको जो है रिफाइंड किया गया था, है ना, मतलब, और वैसे बनाया गया था। तकनीकी रूप से उन्नत था, माने टेक्नोलॉजी का यूज करके जो है उसको बनाया गया था। कैसा सभ्यता था ये? नगरीय संस्कृति था। तो कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, कि सिंधु घाटी सभ्यता में एक परिष्कृत और तकनीकी रूप से उन्नत, तकनीकी रूप से उन्नत मतलब जो टेक्नोलॉजी का यूज करता हो, जो वेट एंड मेजर्स का यूज करता हो, जो साइंस का यूज करता हो, तो हम उसे तकनीकी रूप से उन्नत कहते हैं। नगरीय संस्कृति के लक्षण दिखाई देते हैं, जिसने इसे प्रथम नगरीय सभ्यता के रूप में स्थापित किया। अब देखिए, यहाँ पर हम लोग देखते हैं अत्याधुनिक जल निकासी प्रणाली देखने को मिलती है ना, और योजनाबद्ध सड़क देखने को मिलते हैं, घर देखने को मिलते हैं, ठीक है। और ये सबसे हमको पता चलता है कि जो आर्य थे उनसे पहले भारत में एक बहुत ही सुंदर, एक बहुत ही विकसित संस्कृति का विकास हो चुका था, ठीक है। बट हम लोगों को जो बात करना है, थोड़ा सा यहाँ पे जल निकासी प्रणाली के बारे में देखना पड़ेगा। तो देखिए, वैसे तो हम लोग नीचे भी देखेंगे, बट ठीक है, यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, जल निकासी प्रणाली की हम बात करें तो यहाँ पे हम लोग देखते क्या थे कि जितना भी घर होता था, ध्यान से सुनिएगा, पहला पॉइंट, जितने भी घर होते थे तो उनके पास ना वो ये होता था, कुआं, वेल उसको कहते हैं हम लोग इंग्लिश में। तो कुआं होता था, ठीक है। जितने भी घर होते थे, ऐसा एक भी घर नहीं था जिसके पास कुआं ना हो। तो फिर यहाँ पे ये है कि घरों में क्या होता था, और स्नानागार मतलब बाथरूम होता था, ठीक है। घरों में स्नानागार होता था, यानी बाथरूम होता था। अच्छा, कई सारे जगहों पे ये भी कहेगा कि वेल नहीं भी होते थे, तो वो गरीब लोगों के घर में नहीं होता था। अदरवाइज अगर हम लोग लगभग देखें तो ज़्यादातर घरों में कुआं होता था, और बाथरूम तो हर घर में। क्यों क्यों बाथरूम घर घर में होता था? क्योंकि देखिए, अगर आपके पास कुआं नहीं है तो आप पानी कहीं और से ला करके यूज कर सकते हैं, मगर आपके पास बाथरूम नहीं है तो फिर आप खुले में शौच करेंगे, है ना। और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम पहले ही क्या बोले कि वो लोग स्वास्थ्य पे और सफाई पे कुछ ज़्यादा ही ध्यान देते थे, है ना। तो उन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं था गंदगी, है ना, कि रोड पे जा करके, और वो रोड एकदम साफ सुथरा था ना, एक अच्छे तरीके से प्लान्ड वे में बनाया गया था, तो वहाँ पे बाथरूम करना ये सब अच्छा नहीं लगता। तो इस कारण से तो क्या होता था कि सबके पास स्नान घर होता था, जिसको हम बाथरूम कहेंगे, स्नानागार।
और अब हम इसमें बात करें तो इस स्नानागार को क्या बनाया जाता था, उसमें एक छेद दे दिया जाता था और उस छेद के मदद से उस होल को फिर नीचे नीचे मेन जो नली होता था ना, मेन नली, गली का नली, मेन सड़क का नली नहीं, गली का नली, गली वाला नली जो होता है उसमें जोड़ दिया जाता था। और गली के नलियों को कैसा बनाया गया था, अच्छा इस गली के नली को पता है क्या बोला जाता था हिंदी में, मोड़ियाँ, ठीक है, मोरियाँ कहा जाता था, मोरियाँ, ठीक है। तो इसको हम लोग एक बार देखते हैं। देखिए मान के चलिए ये एक बाथरूम है, इस बाथरूम में यहाँ पे छेद कर दिए, उसके बाद यहाँ से एक नली निकाल दिए, जैसे ये छेद हो गया तो यहाँ से पानी निकलेगा ना, और ये पानी हम छेद जहाँ तहाँ नहीं करेंगे कि इधर छेद कर दिए इधर छेद कर दिए, कहीं भी नहीं, हम ये देख के करेंगे कि जहाँ वहीं छेद करेंगे जहाँ से एक नली गुजरता हो, ताकि ये पानी सीधे उसी नली में गिर जाए। फिर ये नली चला जाएगा सीधे और ये मेन नली से मिल जाएगा, जो कि एक बहुत ही चौड़ी नली होगी। ये नली कैसा चला जाएगा, देखिएगा, ये घर, और इस घर को बनाने वाले को ये पता है कि यहाँ पे अगर हम बाथरूम बनाएंगे तो फिर इधर ही कहीं पे जो है यहाँ पे नाली बना हुआ है रोड पे, ठीक है, गलियों में नाली बना हुआ है, और ये नाली फिर मेन होल से जा करके या मेन नली से जा करके जुड़ जाएगा। तो हम लोग इस बाथरूम के इस साइड में छेद बना देंगे और यहाँ पे छेद बना करके और फिर यहाँ से पानी चला जाएगा और फिर ये मेन में चला जाएगा, ठीक है। ऐसा ही बनता था, ये नहीं कि इस साइड से नाली बना दिए फिर इधर से निकलेगा फिर इधर से जाएंगे फिर इधर जाके इधर जाएगा, नहीं, जैसे तैसे नहीं होता था, हर चीज़ एक प्लान्ड वे में होता था। तो जल निकासी प्रणाली में सबसे पहले क्या था कि सबके पास अपना अपना स्नानघर होगा, उस स्नान घर में छेद होगा, वो चला जाएगा गली के मोड़ी में, मोड़ी मतलब छोटी छोटी नालियाँ, ठीक है, और उस मोड़ियों में जा कर के फिर वो मेन नली से जा कर के जुड़ जाएगा, वो मेन नली जा कर के फिर किसी पानी में या घाटी में जा कर के गिर जाएगी। क्लियर है। मगर सिर्फ इतना ही बात नहीं है, इसका और क्या क्या खासियत है, क्योंकि कह रहा है कि ये अत्याधुनिक जल निकासी प्रणाली थी। तो देखिएगा, इसके बाद ये जो आप नली बनाए हैं छोटा सा, ये नली, इसका ढलान दिया जाता था, ये एकदम स्ट्रेट होती थी, इसको जानबूझ के स्ट्रेट बनाया जाता था, और ये कंटिन्यूअसली ढलती थी, ढलती मतलब ढाल था इसका, ठीक है। इसको ऐसा नहीं है कि ऐसा खड़ा बना दिए, खड़ा नहीं होता था, ये इस तरीके से होती थी, धीरे धीरे हल्का हल्का इसको झुकाया जाता था, धीरे धीरे, ठीक है, हल्का 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 झुकाया जाता था। और इससे क्या होता था कि जो जल है वो आसानी से जो है ड्रेनेज सिस्टम, मतलब जल यानी ड्रेनेज सिस्टम इसको कह सकते हैं, जल निकासी हो जाए, आसानी से जो है रूम से बाहर निकल जाए, या नली में भी जो है आराम से ऐसे ऐसे करके क्रॉस करके ऐसे ऐसे चला जाए, ठीक है, ये चीज़ है। बाथरूम से में भी निकलने में दिक्कत नहीं होगा और फिर यहाँ से भी आराम से चला जाएगा, ठीक है, ऐसा, यानी ढलान दिया जाता था, ढलान ऐसे करके ढलान दिया जाता था, ठीक है, फिर यहाँ से और नीचा करके ऐसे ऐसे भेजा जाएगा, ठीक है। तो ये ढलान पूरे के पूरे जल निकासी प्रणाली, हर एक नाली में ढलान होता था, हल्का हल्का धीरे वो ढलते चली जाती थी और ढल के फिर मेन नली सीधे जा कर के किसी नदी में गिर जाती थी। तो इस तरीके से कचरा साफ रहता था। एक और खासियत क्या है, खासियत ये है कि इन सारे नलियों को, ये सारे के सारे नली बिल्कुल भी ऊपर से दिखाई नहीं देते थे, ये सारे पत्थर से ढके हुए होते थे, ठीक है, पत्थर से, ईंटा से, ये सब से इन नलियों को ढक दिया जाता था। यानी जब आप रोड पे चलेंगे ना तो यहाँ पे आपको वो काला पानी ये सब नहीं दिखाई देगा, कचरा ये सब, ये पूरा ढका रहता था, आप इसके ऊपर आराम से पैर रख रख के चल सकते थे, ठीक है। अब बताइए, ये हुआ ना अत्याधुनिक। अब इसके साथ साथ एक और अत्याधुनिक बात ये थी कि क्योंकि ये सारे के सारे पत्थर से ढके हुए होते थे, तो साफ करने के लिए हम लोगों को मेन होल बनाना पड़ता ना, तो यहाँ पे बीच बीच में कहीं कहीं पे मेन होल बना रहता था, और वो मेन होल भी ढका रहता था। आप उसको, जैसे चेम्बर होता है ना, तो चेम्बर, उसी को मेन होल कहते हैं। तो ये जो मेन होल चेम्बर होता था, गोल गोल बीच बीच में बना रहता था, तो उसके ऊपर भी पत्थर से ढका रहता था। जब किसी को साफ़ करना होता था तो वो पत्थर हटाता था और साफ घुस के साफ ऑफ कर लिए, फिर निकल गए और फिर ऊपर से पत्थर को लगा दिए, ठीक है, ये होता था। तो अब इस तरीके से हम लोग ये जान गए कि ये एक अत्याधुनिक जल निकासी प्रणाली थी। अच्छा, आखिर हम लोगों को कैसे पता चला कि इस तरीके का कुछ था? तो आपको पता है कि जो इस तरीके का स्ट्रक्चर मिला है, उसके अगल बगल कचरा का ढेर मिला है, ठीक है, वो होता है ना, मतलब उसका ये जैसे ऐसे कुछ कुछ कचरा का ऐसा ऐसा ढेर जैसा मिला है। जब हम उस ढेर को जांचे हैं तो हम लोगों को पता चला है कि ये कचरा का ढेर था, ठीक है, अगल बगल, इन लाइन्स के अगल बगल में। तो इससे हम लोग जान गए हैं कि
ये बीच में यहाँ पे होल है और उसमें से ही कचरा निकाल करके रखा गया है। ऐसा आप लोगों को आज के ज़माना में कहाँ मिलेगा? तो जब आप पटना में कंकड़बाग घूमने निकलेंगे, खास करके कॉलेज ऑफ कॉमर्स के पास, क्योंकि हम वहाँ पे एक बार देखे थे तो हमको याद है। कॉलेज ऑफ कॉमर्स के पास जब आप लोग जाएंगे तो वहाँ पे ना अपने दुकान वुकान के सामने ऐसा नाला रहता है और उसके बगल में सब लोग अपना इतना इतना कचरा इकट्ठा कर देते हैं। ठीक है, तो वो हालांकि वो नाला साफ साफ ऊपर से काला काला दिखाई देता है, वो गंदा है, उसके ऊपर कोई ऐसा लेयर नहीं चढ़ाया हुआ है, पत्थर का कोई दरवाज़ा जैसा बंद नहीं किए हुए, तो गंदा है। ठीक है, बट हाँ, इससे जैसे अगर इस तरीके का स्ट्रक्चर ये सूख जाए, कंकड़बाग वाला सूख जाए, तो उसके बाद भी जब हम लोग इसको देखेंगे तो समझ नहीं जाएंगे कि ये कचरा ही होगा और ये नाला होगा, तो उसको स्टडी करके लोग पता किया है। तो यहाँ तक का क्लियर है। अब हम लोग आगे चलते हैं। इसके बाद कहता है कि देखिए, जो सड़कें थी वो योजनाबद्ध थी, जो घर थे वो भी योजनाबद्ध थे, और जो ये नाली था वो भी योजनाबद्ध था। आपको पता है इतना ज़्यादा पैटर्न वे में बनाया गया है ना इस सिंधु घाटी सभ्यता के टाउन्स को, कि हर एक टाउन का सिमिलर स्ट्रक्चर है। यहाँ तक कि जो ईंटों का स्ट्रक्चर है, ईंट यानी जो ब्रिक्स हैं, वो भी सिमिलर हैं। तो आपको नहीं लगता है कि ये एक तरीके से सरकारी आवास टाइप हो? जब हम लोग वो जैसे किसी रेलवे क्वार्टर में जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि लगातार सेम स्ट्रक्चर का घर बना हुआ है, पेंटिंग सेम, सब चीज़ सेम सेम, उसमें ईंटा सेम, पत्थर सेम, सब सेम। तो इस वजह से कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की जो योजना थी, ये जो नगर नियोजन प्रणाली थी ना, वो सरकारी थी। ठीक है, मतलब वो सरकार के द्वारा निर्मित था। ये पूरा का पूरा जो ये जो बस्ती था, है ना, ये जो बस्ती बसाया गया था, ये सरकारी बस्ती थी और ये सरकार ही पूरा का पूरा बना दिया करती थी। ठीक है, ऐसा देखने में लगता है, क्योंकि अगर प्राइवेट पर्सन इंडिविजुअल पर हर एक इंडिविजुअल अपना अपना घर बनाएगा तो वो सेम कलर का क्यों रंगवाएगा? हर किसी का रंग सेम कलर का होता है क्या? पसंद मतलब। और वो एक ही टाइप का मिट्टी क्यों यूज करेगा? एक ही टाइप का ईंटा क्यों यूज करेगा? हर इंसान अपने अपने हैसियत के हिसाब से यूज करेगा। कोई मार्बल लगवाएगा, कोई नॉर्मल ईंटा लगवाएगा, है ना। मगर हड़प्पा सभ्यता में ऐसा नहीं था। एक साइज का 4:2:1 का ही जो है हम लोग ईंट यूज करते थे, मतलब वो लोग ईंट यूज करते थे, हड़प्पा वाले लोग। और जो पैटर्न भी था ना कि घर इसी टाइप से बनेंगे, एक साइड से घर रहेगा। और आपको पता होना चाहिए कि हड़प्पा के ज़्यादातर नगरों में जो खिड़कियाँ होती थीं वो किस साइड से खुलती थी? जो हड़प्पा के ज़्यादातर नगरों के जो घर होते थे तो उसमें जो दरवाज़ा था वो किस साइड से खुलता था? वो सड़क के साइड से नहीं खुल करके वो पिछले साइड से खुलता था, माने पीछे का दरवाज़ा, पीछे साइड से दरवाज़ा खुलता था। उसके बाद हड़प्पा के जो घर हुआ करते थे तो उसमें निचला मंजिला पे, मतलब हड़प्पा का घर 2 मंजिला भी होता था हड़प्पा के ज़माने में। हड़प्पा काल में जो नगर हुआ करते थे तो उसमें जो घर हुआ करता था वो 2 मंजिला भी होता था, जबकि निचले वाले माले पे वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि खिड़की तक नहीं था। ठीक है, खिड़की नहीं बनाया जाता था, ये भी एक खास बात था। और उन लोगों का जो उसको क्या बोलते हैं, दरवाज़ा, वो दरवाज़ा भी सड़क की ओर नहीं खुलता था, वो पीछे की ओर खुलता था। तो 2 बातें हुई। हालांकि एक्सेप्शन है लोथल, लोथल में दरवाज़ा सड़क के सामने खुलता था। उसका भी हम कारण बताएंगे कि आखिर लोथल में दरवाज़ा सड़क के सामने क्यों खुलता था। तो देखिएगा ध्यान से, ये पीछे खुलता था तो क्यों खुलता था, वो आगे खुलता था तो क्यों खुलता था। देखिए, पीछे जो सड़क बनाया गया था पीछे की तरफ, अगर रोड इस साइड है ना, इस साइड रोड जा रहा है ना, तो सड़क पीछे बनाएंगे, सॉरी दरवाज़ा। कारण ये था कि हड़प्पा के लोग को प्राइवेसी बहुत पसंद था। उन्हें नहीं पसंद था कि आज आते जाते लोग मेरे घर को देखें या मेरे घर के अंदर क्या है वो देखें। ठीक है, इससे यही देखने को मिलता है, क्योंकि वो लोग अपना जो निचला मंजिला होता था उस पर ये लोग एक खिड़की तक नहीं बनाते थे, यानी ये लोग प्राइवेसी ओरिएंटेड पर्सन थे। इनको नहीं पसंद था कि बाहरी लोग आते जाते देखें। मगर वही अगर हम लोथल की बात करें तो लोथल में लोथल में तो सीधे सीधे सड़क के ही ओर जो है दरवाजे होते थे। ठीक है, लोथल में सड़क के साइड ही, अगर इधर सड़क है ना तो घर का दरवाज़ा भी इधर ही होगा। तो ऐसा होता था लोथल में। तो इसका कारण क्या था? क्योंकि लोथल एक व्यावसायिक क्षेत्र था, वहाँ पे दुकानदार हुआ करते थे, लोग सामान बेचा करते थे। तो आप बताइए कि आप दुकान खोल करके बैठे हैं, आप एक व्यावसायिक क्षेत्र में हैं, आप दुकान खोल करके बैठे हैं घरों में ही अपने,
और वहाँ पे आप अपना सड़क का साइड वाला जो हिस्सा है उसमें शटर गिरा देंगे और पीछे से खोले रहेंगे, तो जो इंसान आ जा रहा है वो तो सड़क से आ जा रहा है ना, जो इंसान आ रहा है वो तो सड़क से आ जा रहा है, तो फिर वो आपका इधर पीछे घुस के थोड़े देखने जाएगा कि ये क्या सामान रखा है। तो इसीलिए जो है लोथल के लोग घरों के दरवाजे सामने ही खोलते थे, सड़क के सामने खोलते थे, ठीक है। तो चूंकि देखिएगा ध्यान से, चूंकि सड़कें, घर और जो जल निकासी प्रणाली है, ये सारा जो सिस्टम था ना, ये एकदम सिस्टमैटिक था और सेम सेम था, सिमिलर था। तो इतना ज़्यादा सिमिलैरिटी होने के कारण, इतना ज़्यादा सिमिलैरिटी होने के कारण हम लोग देखते हैं कि ये जो हड़प्पा नगर नियोजन है हड़प्पा सभ्यता का, इसको हम ये कह सकते हैं कि ये जो है सरकार के द्वारा निर्मित थी। कोई ऐसी संस्था रही होगी, मतलब कोई ऐसा पॉलिटी यहाँ पे होगा ज़रूर से ज़रूर, जो कि नगर का निर्माण किया होगा। अब वो कौन था, वो राजा था या कोई मतलब प्रीस्ट ही था, पुजारी थे, या फिर व्यवसायी थे। जैसे हड़प्पा पे ये होता है दो तरीके के, मतलब हड़प्पा के बारे में ध्यान से सुनिएगा, पूछा जाता है कि भाई कौन होगा यहाँ का राजा, किस वर्ग का होगा, तो दो तरीके का बात आता है। कुछ लोग कहते हैं कि पुरोहित जो होता था वो यहाँ का राजा होता था, ठीक है, कुछ हिस्टोरियन ये कहते हैं, क्योंकि वो जो बियर्डेड मैन है उसको देख करके कहते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि हड़प्पा की जो शासन प्रणाली थी, हड़प्पा में जो गवर्नेंस था, वो वणिक वर्ग के हाथों में था, यानी वो बिजनेसमैन के हाथों में था। यानी उसमें जो लोग शासन करते थे, जो लोग रूलर बनते थे, वे लोग कौन थे, बिजनेसमैन थे, व्यापारी लोग थे, ठीक है। जबकि कुछ लोग क्या कहते हैं कि पुरोहित थे। तो जो भी थे, चाहे व्यवसायी थे या पुरोहित थे, बट हाँ ये पक्का बात है कि उस समय में कोई ना कोई तो शासन को संभालता था, कहीं ना कहीं तो पावर एग्जिस्ट करता था, यानी किसी एक के हाथ में या कुछ ग्रुप ऑफ पीपल के हाथ में। क्यों? क्योंकि ये जो टाउन प्लानिंग है ना, ये इंडिविजुअल पर्सन कर ही नहीं सकता है। हर एक इंडिविजुअल अलग अलग लेवल पे बनाएगा। एक साथ सेम स्ट्रक्चर पूरे के पूरे टाउन का अगर बन रहा है, इसका मतलब है उस टाउन का विकास कौन किया है, इसका मतलब है उस टाउन का विकास कोई ना कोई जो है सरकार के द्वारा किया गया है, वो एक इंसान नहीं कर सकता है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हम लोग हर एक पर्सन सेम कलर का यूज करें या सेम ईंटा का यूज करें, सेम साइज का ईंटा बनाएं। जैसे देखिए, अगर हम लोग नॉर्मल बस्ती में घूमते हैं तो वो बस्ती में हर कलर का जो है घर दिखाई देता है, हर शेप का दिखाई देता है और अपने अपने हैसियत के हिसाब से दिखाई देता है। मगर वही अगर हम रेलवे के क्वार्टर में चले जाते हैं तो रेलवे के क्वार्टर में ऐसा नहीं होता है कि अपने अपने हैसियत से कि मेरा हैसियत ज़्यादा है क्योंकि मेरे घर पे तो 5 बीघा ज़मीन है और तो मेरा जो होगा वो मार्बल वाला होगा, और किसी का हैसियत जो है वो हमसे भी ज़्यादा है, उसके घर पे 500 बीघा ज़मीन है, तो इस वजह से उसका जो घर होगा वो सीधे सोना का लंका बनाएगा, है ना। ऐसा रेलवे वाले जो क्वार्टर है उसमें नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि सरकार के लिए सभी लोग बराबर हैं। तो सरकार, इसी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि जो हड़प्पा की जो नगरीय सभ्यता थी, वो कहीं ना कहीं उसका निर्माण कौन किया है, सरकारी संस्थाओं के द्वारा निर्मित है वो, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा योजनाबद्ध थी और बहुत ही ज़्यादा सिमिलर थी, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में पॉलिटी के बारे में, कि आखिर किसके हाथों में थी या उस समय किसी तरीके का शासन वर्ग था भी या नहीं, ये क्वेश्चन कि हड़प्पा काल में कोई शासक वर्ग था भी या नहीं था, कि सब लोग एकदम झिंगा लालाहू करते हुए चल रहे थे, यानी कि आदिवासी जीवन हम लोग व्यतीत कर रहे थे, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके पीसीएस एग्जाम में, और मतलब कि किसी ना किसी सिविल सर्विस टाइप के एग्जाम में पूछा गया है मेंस में, कि क्या शासक वर्ग था या नहीं था, और अगर था तो कैसे था। तो सबसे बड़ा जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिखाई देता है, यानी इस बात को प्रूफ करता है कि कोई ना कोई तो सत्ता होगी ही होगी, कुछ लोगों की सत्ता होगी, चाहे व्यापारियों की हो या पुरोहितों की हो या किसी की भी हो, क्योंकि सत्ता नहीं होती तो एक पैटर्न का, सेम पैटर्न का घर द्वार देखने को नहीं मिलता, ठीक है। चलिए, इसके बाद आपको कहता है, जो कि अब हम लोग देख लेते हैं फटाफट से, कि देखिए हम लोग जल निकासी प्रणाली अच्छे से समझ लिए हैं, है ना, जल निकासी प्रणाली में कोई दिक्कत नहीं है। अब एक स्नानागार बचा हुआ है, उसको हम लोग देख लेंगे। देखिए, कह रहा है कि जो हड़प्पा की नगरीय सभ्यता थी वो आयताकार ग्रिड प्रणाली की थी। आयताकार मतलब क्या होता है, ये शेप, जिसका लंबाई ज़्यादा हो चौड़ाई कम हो, ठीक है। तो ये आयताकार प्रणाली हुआ। ग्रिड मतलब होता है जाल बन गया। जाल कैसे बनता है, देखिए,
क्या यहाँ पे आपको जाल नहीं बन गया, ये एक खंड हो गया, ये दूसरा खंड हो गया, तीसरा खंड हो गया, ऐसे ऐसे, ठीक है, तो ये जाल बन गया। तो यही आयताकार ग्रिड प्रणाली कहलाता है, ठीक है। तो हड़प्पा की समकालीन नगरीय व्यवस्था थी वो आयताकार ग्रिड प्रणाली की थी। ये समकालीन का मतलब होता है उस समय का जो सेम एज चल रहा था वो। इस प्रणाली में जो सड़कें थीं एक दूसरे को कैसे काटती थी, समकोण पर काटती थी, यानी एक इधर से गया एक इधर से गया, तो ये क्या हुआ, परपेंडिकुलर एक दूसरे को नहीं काट दिया, तो यही समकोण पर काटती थी, ठीक है। इसके बाद समझते हैं हम लोग थोड़ा और आगे। आपको एक और बात बता दें, वैसे तो यहाँ पे दिया है उस पर देखेंगे, चलिए देखिए ध्यान से। इस सभ्यता के लोगों ने 3 प्रकार के भवनों का निर्माण किया। एक तो था निवास गृह, एक था स्तंभों वाले महल मतलब बड़े हॉल, इसको आप ऑडिटोरियम कह सकते हैं आजकल के डेट में, और एक था स्नानागार। स्नानागार तो बहुत मतलब बाथरूम तो ये अपने घर में बनाए ही थे, इसके अलावा साथ साथ जो है एक सार्वजनिक स्नानागार था। और ऐसा स्नानागार हम आपको अगर बताएं, अगर आप लोग बिहार से हों तो बिहार में एक रामबाग करके जगह है, ठीक है, बिहटा में, और वहाँ पे लोग छठ मनाते हैं। सेम टू सेम स्ट्रक्चर सार्वजनिक स्नानागार जैसा वहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है, उसको हम लोग समझेंगे। तो 3 तरीके का जो यहाँ पे है भवन है, ठीक है। कितने तरीके का भवन है, 3 तरीके का भवन है। 3 प्रकार के भवन, एक तो घर रहने वाला घर जिसके बारे में हम बताएं, जिसमें कुआं होता था, जिसमें स्नान घर होता था, जिसमें अब ये निवास घर कैसा होता था उसको अगर आप लोग देखें तो पहला तो ये पक्की ईंटों का बना होता था निवास घर, मतलब जहाँ इंसान रहता है। उसके बाद दूसरा ये 1 मंजिल का भी हो सकता था, ये 2 मंजिला भी होता था, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सीढ़ी का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तीसरा अगर हम इम्पोर्टेंट बात बताएं आपसे तो यहाँ पे कुआं होता था और स्नान घर होता था। पहला पक्का ईंट का बना हुआ है, दूसरा ये 2 मंजिला भी हो सकता है, तीसरा यहाँ पे जो है स्नान घर होता था और कई घरों में कुएं भी दिखाई देते थे, ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसके जो घर होते थे वो पुराना ज़माना का जो हम लोग का घर होता था ना गाँव वाला, उसके जैसा होता था। मतलब ये आंगन छोड़ा है और इस आंगन के चारों तरफ रूम ही रूम, रूम ही रूम, रूम ही रूम, ठीक है। तो इस टाइप का ही घर होता था, ठीक है। आंगन होता था और आंगन के चारों तरफ रूम, और ये कोई 70-80 रूम नहीं होता था, ये 4 रूम 5 रूम ऐसे होता था, ठीक है। तो ये और आंगन खुला रहता था, मतलब अगर आप गांव से होंगे तो पुराने ज़माने अपने पुराने घर को याद कीजिए, या कुछ कई लोग तो अभी तक वैसे घर में रहते होंगे कि जिसमें बारिश होने पर नीचे तक पानी आता है, आंगन ढका हुआ नहीं रहता है शहरों की तरह, ठीक है, आंगन खुला रहता है। मतलब अगर आप आंगन में खाट लगा करके सोएंगे तो आपको ऊपर आसमान दिखाई देता है, ठीक है, और आंगन के सामने बगल में आपके रूम रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो ऐसा ही जो है हड़प्पा का घर हुआ करता था, जो कि पक्के ईंटों का होता था, जिसके पास आंगन होता था, आंगन के चारों तरफ 4 ठो रूम होता था, और जिसमें कि नहाने के लिए बाथरूम था, और कई घरों में कुएं भी देखने को मिलते थे। मगर कुछ गरीब लोगों के यहाँ कुओं का जो है निर्माण नहीं था। अब बात करते हैं स्तंभों वाले बड़े हॉल के बारे में। ये जो स्तंभों वाले हॉल थे ये 20 ठो पत्थर पे यानी पिलर पे खड़े थे, 20 स्तंभ पे खड़े थे, ठीक है। और इनके बारे में कहा जाता है कि ये जो है पुरोहितों के आवास के लिए बनाए गए थे। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये धार्मिक जुलूस के लिए बनाया गया था। तो कारण जो भी हो, बट एक अपना अपना है, ये भी एक स्ट्रक्चर है और ये आपके बड़े सिटीज़ में देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं हम लोग सार्वजनिक स्नानागार के बारे में, तो उसके बारे में हम लोग अच्छे से समझेंगे, बट यहाँ पहले देख लेते हैं क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे आपसे एक क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा कौन था हड़प्पा नगर में, सबसे बड़ा जो बिल्डिंग था वो कौन था बताइए। हड़प्पा नगर इन द सेंस हड़प्पा सभ्यता में, ये नहीं कि सिर्फ हड़प्पा सिटी में, नहीं, हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता में जो सबसे बड़ा बिल्डिंग था या स्थापत्य था, स्थापत्य मतलब होता है बिल्डिंग आर्किटेक्चर, वो स्नानागार था या अन्नागार था। तो आपको बता दें कि वो अन्नागार था। ग्रेट ग्रैनरी जो है ना वो ग्रेट बात से बड़ा है। सबसे बड़ा बिल्डिंग आपके हड़प्पा सिविलाइजेशन में ग्रेट ग्रैनरी है, ना कि ग्रेट बात है, ठीक है, वो याद रखिएगा। क्योंकि इसका कुछ 11 गुना 7 है, इसका 45 मीटर लंबाई जाता है खाली, जबकि इसका 11 मीटर ये लंबा है। इसका लंबाई 11 मीटर है, 11 पॉइंट समथिंग, जबकि ये 45 मीटर खाली लंबा है अन्नागार। तो कौन ज़्यादा बड़ा हुआ, अन्नागार ही सबसे बड़ा है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत का नाम बताइए जल्दी से, तो उसका नाम है अन्नागार। ग्रेट ग्रैनरी ही अन्ना है, अन्ना इज लाइक बड़े भाई, ठीक है। चलिए, नगरीय आवासों की जलपूर्ति कुओं के माध्यम से होती थी। हाँ पता है, ये हम लोग पहले ही देख लिए हैं कि जो नगर में जो घर होता था तो वो लोग अपने पास कुआं रखते थे और उसी से अपना जलापूर्ति करते थे।
अच्छा, एक और बात ध्यान रखिए, जिन लोगों को मेंस देना है, अब देखिए मान चलिए आप पीटी का ही तैयारी कर रहे हैं, बट कभी ना कभी तो मेंस देना ही है ना, हम लोगों को पूरा कंप्लीट करना है ना, खाली पीटी पीटी थोड़े खेलना है। तो उनको ये सब राइटिंग, हिंदी राइटिंग और हिंदी मिस्टेक्स, ये सब पे भी ध्यान देना चाहिए, और नहीं तो बहुत टाइम लगता है, ठीक है। मेरे साथ यही प्रॉब्लम है, मेरा हिंदी काफ़ी गलत होता है। चलिए, प्राचीन सिंधु घाटी स्थलों से प्राप्त सीवरेज और जल निकासी प्रणाली समकालीन किसी भी नगरीय स्थल से पाई गई प्रणाली की तुलना में कहीं अधिक उन्नत थी। तो ये हम लोग देख चुके हैं कि उस ज़माने में, समकालीन माने उस ज़माने में कोई भी नगरीय वगरीय टाइप का नहीं था, और इन लोगों का जो जल निकासी प्रणाली था, जो नली का पैटर्न बना था, जिसके बारे में हम लोग उसी समय देख लिए हैं, उन्नत जल निकासी प्रणाली था इनका, ठीक है। अब देखिए, कह रहा है कि भाई ढकी हुई नाली हुआ करती थी, मेन होल होते थे। मेन होल क्यों? पूरा का पूरा रास्ता आप इस तरीके से नाली है, इसके ऊपर पूरा पत्थर डाल दिए हैं। अब पत्थर डाले हुए हैं तो कहीं ना कहीं आपको मेन होल बनाना पड़ेगा ना खुद यहाँ पे, ताकि आप अंदर घुस के साफ कर सकें, और नहीं तो पूरा का पूरा पत्थर हटाना पड़ेगा, तो इसीलिए मेन होल रहता था, ठीक है। और यहाँ देखिए, भवन कैसे थे? तो भवन निश्चित आकार के थे। अब आप खुद सोचिए, भवन निश्चित आकार के हैं, यानी कि क्या कोई हर एक इंसान सेम स्ट्रक्चर बनाएगा? इसका मतलब है वहाँ पे शासक वर्ग थे, और शासक वर्गों ने ही क्या किया था? शासक वर्गों ने ही इस सभ्यता को, इस बस्ती को बसाया था अपने हिसाब से, सुंदर सुंदर बना करके, ठीक है। और वीडियो भी काफ़ी लंबा होता चला जा रहा है समझाने में, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा समय हमको लग जाता है, उसके लिए सॉरी। पकाई गई ईंटों से निर्मित किए गए थे। इन ईंटों को प्रचलित आकार जो था, देखिए ये पकाई गई ईंट, पहले ही हम लोग बात कर चुके हैं कि ईंटें जो थी वो पकी हुई ईंटें थी। मेसोपोटामिया में भी पकी हुई ईंटों का प्रयोग हुआ है ना, मगर हर जगह नहीं हुआ है। जबकि मिस्र वाले तो बेचारे गरीब टाइप के थे, उनका मतलब गरीब क्या, गांव के टाइप के थे। ज़रूरी नहीं है कि जिसका गांव के लोगों में वो उतना ज़्यादा होता है ना, विकास नहीं होता है, तो इस वजह से वो लोग, जैसे होता है ना गांव के लोग, उनके पास ज़मीन करोड़ों है, करोड़ों बीघा में है, जबकि घर उनका झोपड़ी में अपना आराम से रह रहे हैं, छोटा सा घर है या मिट्टी वाला है तो भी काम चल रहा है। तो वो चीज़ था। तो मेसोपोटामिया के लोगों के पास तो पक्की ईंटों का सामान था, बट मिस्र में पक्की ईंटों का घर नहीं होता था। अब आगे देखते हैं। और हमारे हड़प्पा में तो सड़क भी पक्की ईंटों के होते थे। आप घर का तो बात ही छोड़ दीजिए, सड़क भी पक्की ईंटों के होते थे, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो ईंट था, ये 4:2:1 का होता था। इमारतों में पत्थरों और लकड़ियों का भी प्रयोग, देखिए हम उसी समय बोले थे कि कांस्य युगीन का मतलब ये कहीं से भी नहीं होता है कि केवल कांसा का ही यूज होगा, पत्थर भी हो सकते हैं, लकड़ी का भी यूज होता था, ठीक है। और सामान्यतः नगरों का देखिए, यहाँ पे भवनों में मिली सीढ़ियों से प्रतीत होता है कि मंजिले 2 मंजिले भवन थे, तो ये भी हम लोग देख चुके हैं। और अब हम लोग देखने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, जल निकासी प्रणाली आपका हम लोग देख चुके हैं, और वो अब हम लोग देख लेते हैं कि जो टाउन है आखिर उसका निर्माण कैसे हुआ था। और इसके बाद हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे, टाउन प्लानिंग को पढ़ने के बाद, क्योंकि देखिए थोड़ा तो लंबा जाएगा ही जाएगा, और नहीं तो फिर इस वीडियो को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, और एक नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाउन प्लानिंग देख लेते हैं। जैसे सीटाडेल क्या था, नगर दुर्ग जिसको हम लोग कहते हैं, फिर उसके बाद लोअर टाउन क्या था जिसे हम निचला शहर कहते हैं, और उसके बाद उसको घेरा कैसे कैसे गया था, क्यों घेरा गया था, ये भी एक बात है, वो हम समझा देंगे। दूसरा, हम आपको इंपॉर्टेंट बात, सार्वजनिक स्नानागार में क्या क्या था, क्योंकि हम देखे हैं क्वेश्चन पीसीएस में, आप लोग पीसीएस का देखिएगा, और खास करके अब तो बीपीएससी का क्वेश्चन देख के हम हिल गए हैं। आप लोग मिलाइएगा 69th बीपीएससी वाला क्वेश्चन, और उसका अब यही एक तरीका है 69th बीपीएससी को देख करके, बीपीएससी को क्रैक करने का तरीका अब इस तरीके का है कि हम लोगों को यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना पड़ेगा, जो यूपीएससी में जो हल्का हल्का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर वाला, वो सब कंप्लीट करके जाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आपसे पूछ सकता है कि सार्वजनिक स्नानागार में क्या क्या था, जैसे फर्श पक्की ईंटों का था कि नहीं था, तो ऐसा करके 4-5 ऑप्शन दे देगा, उसके कहेगा 1-2 सही, 2-3 सही, 3-4 सही, ऐसा खेलेगा, ठीक है। तो हम लोग 2 वीडियो में इसको और देखेंगे। एक में देखेंगे कि स्थापत्य कला वाले वीडियो में, एक में देखेंगे कि स्नानागार कैसा है, और एक में देख लेंगे टाउन प्लानिंग कैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि देखिए अगर हम लोग देखें तो 49 मिनट का हो चुका है वीडियो, तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे रोकेंगे, और उसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बना लेंगे, ठीक है। तो चलिए यहीं पे वीडियो को ख़त्म करते हैं, और आप लोग देखिए, इसको अच्छे से समझ में आएगा। और देखिए एक बात जान जाइए कि चैनल पीसीएस ओरिएंटेड ही ज़्यादा रहेगा, ठीक है। वनडे एग्ज़ाम्स में इतना डीप में नहीं जाता है,
तो जो लोग पीसीएस का तैयारी करते हैं, चाहे क्यों ना वो यूपी पीसीएस का हो या यूपीएससी का भी, बेसिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, बेसिक है ना, क्योंकि उसके लिए और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा आपको। बट बीपीएससी और यूपी पीसीएस ये सब के लिए यहाँ पे सफिशिएंट कंटेंट हम प्रोवाइड करने का कोशिश करेंगे। काफ़ी मेहनत करके हम इस कंटेंट्स को लाते हैं, जोड़ के इकट्ठा करके समझने का और समझाने का कोशिश करते हैं। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए। और ऐसा नहीं है कि हम लोग केवल और केवल जो है उससे देखेंगे, क्या बोलते हैं, ये पीडीएफ वर्जन में ही पढ़ेंगे या देखेंगे, नहीं, हम इसको बोर्ड्स पे भी, जैसे बोर्ड पे भी हम बनाएंगे। अभी थोड़ा सा यहाँ पे हम बिजी चल रहे हैं, इस वजह से हम बोर्ड पे अभी मतलब फेस वाला जो है वो वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाए, तो हम सोचे ऐसे ही समझा देते हैं। तो आप लोग इसको भी देखिए, उससे भी, इससे भी फ़ायदा उतना ही होगा जितना कि उससे होगा। हाँ, थोड़ा सा एक्सप्रेशन नहीं देखने के वजह से या थोड़ा बहुत फिगर हम नहीं बना पाते हैं, क्योंकि हम लोग के पास उतना व्यवस्था नहीं है अभी, तो उसके लिए सॉरी। आप लोग देखिए और क्या बोलते हैं, ध्यान से बस लेक्चर को सुनिए, ठीक है, ध्यान से इसको सुनिए, लेक्चर जो है उसको सुनिए, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और आर्ट एंड कल्चर का जो पोर्शन है उसके लिए एकदम निश्चिंत हो जाइए, आर्ट एंड कल्चर के पोर्शन के लिए। और इसके साथ साथ मेंस ओरिएंटेड, क्योंकि देखिए पीटी का तैयारी हर जगह हर कोई करवा देता है, हम लोग देखते हैं, हम भी कई जगहों पे देखे हैं, कई सारा जो है यूट्यूब वीडियोस हम खुद यूज करते थे देखने के लिए, बट कहीं भी अच्छे से डीप में नहीं पढ़ाया जाता है ज़्यादातर जगहों पे। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं, बट ज़्यादातर जगहों पे फ्री में अच्छे से कोई नहीं समझाना चाहता है, या पता नहीं क्यों नहीं समझाता है लोग, ठीक है। तो हम यही कोशिश करते हैं कि जब भी हम पढ़ाएं तो उसको थोड़ा अच्छे से समझाएं, कि एक टॉपिक को अच्छे से समझाएं, ताकि किसी को अगर लिखना हो, खास करके हिंदी मीडियम वाले, तो वो आसानी से उसके पास कंटेंट हो, वो लिख सके एकदम समझा के। क्योंकि हम लोगों को बीपीएससी में 38 नंबर का लिखना होता है, तो 38 नंबर में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज से नहीं काम चलेगा। आपको 2-2, 4-4 पेज, 5-5 पेज लिखना है, और उसमें बस 4 बात लिख लीजिएगा तो उससे नहीं नंबर नहीं मिलेगा ना। तो इस वजह से तो आप लोग बस कंटेंट पे ध्यान दीजिए, जो हम समझा रहे हैं, जो हम बात बोल रहे हैं, आप उसको ध्यान से सुनिए, तो उससे आपका आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट हो जाएगा एकदम भरोसे के साथ है। और आपको वो जो मेंस है उसमें क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लड़ेगा क्वेश्चन, पक्का लड़ेगा। और इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशन पे भी हम लोग वीडियो देखेंगे। आईआर को हम अच्छे से कवर करने का कोशिश करेंगे। वो आईआर आपको 2 जगहों पे काम देगा, एक तो कभी करेंट अफेयर में पूछेगा, और कभी वो इंटरनेशनल रिलेशन के टॉपिक में ही पूछ देगा, तो वो दोनों जगहों पे काम देगा। और करेंट अफेयर्स का भी जो हम लोग एक एक कर के टॉपिक लाएंगे, मगर वही है ना, प्रॉब्लम ये है कि अभी तो मेरा छुट्टी चल रहा है थोड़ा, तो हम थोड़े फ्री भी हैं, फिर टाइम ही नहीं मिलता है, तो हम क्या करें। तो ठीक है, आप लोग सपोर्ट कीजिए, धीरे धीरे जब इस पर सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा और ये जब थोड़ा स्टेबल हो जाएगा यूट्यूब, तो हम इसको पूरा टाइम देने का कोशिश करेंगे, और फिर हम लोग अच्छे से कंप्लीट करने का भी कोशिश करेंगे। चलिए, थैंक यू। काफ़ी वीडियो लंबा हो चुका है, तो अब हम लोग इसको ख़त्म करते हैं। और अगले वीडियो में हम बता चुके हैं कि हम लोग 2 टॉपिक पढ़ेंगे। स्थापत्य कला अभी ख़त्म नहीं हुआ है, बिल्डिंग में ही हम लोगों को अभी स्नानागार देखना है, और टाउन प्लानिंग का जो है वो भी हम लोगों को देखना है। चलिए, थैंक यू।